देखिए व्हाट इज योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, ठीक है। ये जो टर्म है हमारे पास इनर्शिया, ठीक है, इनर्शिया हम पढ़ चुके हैं। व्हाट इज योर इनर्शिया, इट इज द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी by virtue of which it opposes to change its course। ऑलरेडी हम ये डिस्कस कर लिया था, ठीक है। इनर्शिया क्या होती है, एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी बॉडी की इंटरनल प्रॉपर्टी, ठीक है, जो जिसकी वजह से क्या होता है हमारे पास में, वो बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज होने का अपोज करती है, राइट। अब यहाँ पर है मूवमेंट। मैंने आपको पहले ही बताया मूवमेंट का मतलब होता है इफेक्ट, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने ये चीज अभी आपको मूवमेंट का मतलब होता है किसी चीज का इफेक्ट, ठीक है, कि हमने कहा उस मूवमेंट के हमारे साथ है तो दैट इज इफेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। तो वो हमारे पास मूवमेंट होता है इफेक्ट। अब कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास में, इस पे कोई फोर्स लग रहा है, ठीक है, जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है वो पॉइंट अपनी पोजीशन को चेंज होने का अपोज करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ ये भी जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर मान लीजिए बॉडी आपकी इस पॉइंट से, इस सपोर्ट से हिंज सपोर्ट है या सपोर्टेड है, जैसे डोर होता है आपका दरवाजा, ठीक है। यहाँ पर आप फोर्स लगा कोई भी फोर्स, अब जब हमने फोर्स लगाया तो इस फोर्स की वजह से इस बॉडी के एक रोटेशनल इफेक्ट गया इसके सेंटर में, वो कहाँ पर गिरेगा, जहाँ पर ये सपोर्ट है, यहाँ पर इसकी अमाउंट ये रोटेट करेगी। या फिर कोई बॉडी है हमने इस पर फोर्स लगाया, मान लो फोर्स कपल लग रहा है आपका, दो इक्वल अपोजिट फोर्स लग रहे हैं, तो ये जो बॉडी है ये अपने सेंटर के अबाउट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेंटर के अबाउट इफेक्ट लगाएंगे। अब ये फोर्स का इफेक्ट, ठीक है, इस फोर्स का इससे इफेक्ट क्या करेगा आपका फोर्स होगा, ठीक है। और लेकिन ये जो सेंटर में अगर हमारा फोर्स लगा तो उसका इफेक्ट लगा है सेंटर में, ठीक है। अब ये जो सेंटर पे जो इफेक्ट लगा है ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया, मान लीजिए सेंटर में पहले इस पोजीशन पर रखा था, अब मैंने इस पे फोर्स लगाया तो ये बॉडी रोटेट करने लगी, यानी सेंटर के अबाउट इसमें चेंजेस होने लगे, ये सेंटर में उस चेंज को अपोज करे, ठीक है। जो भी इसमें चेंजेस हो रहे हैं उसको ये अपोज करे, उसी को हम इसका कहते हैं एक तरह से इनर्शिया। ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया जो भी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं वो उसका अपोज करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है हमारे पास में, सिंपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आपका मास मोमेंट ऑफ, जैसे मैंने लास्ट क्लास में ये चीज डिस्कस की थी, ठीक है, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है आपके पास में, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सिंपल अगर कहीं पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा हुआ है तो मतलब वो मास मोमेंट होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है, यानी इनर्शिया इफेक्ट जो होते हैं वो फोर्स का भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, फोर्स का भी हो सकता है, यानी फोर्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हो सकता है, एरिया का भी हो सकता है, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हो सकता है। यानी इफेक्ट हम एरिया का भी ले सकते हैं, फोर्स का भी कंसीडर कर सकते हैं, मास का भी कंसीडर कर सकते हैं। बट अगर मास का हम डिस्कस करें, क्योंकि मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही लिखेंगे। जैसे आपको बताया हमने कि मास मोमेंटम जो होता है, मास मोमेंटम को ही हम लीनियर मोमेंटम या सिंपल मोमेंटम कहते हैं, लेकिन यही चीज अगर आपका फोर्स मोमेंटम हो या फोर्स मोमेंट हो तो उसको हम सिंपल मोमेंट नहीं कह सकते। सिंपल मोमेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर जो वर्ड है आपका मोमेंट का मतलब होता है मास, ठीक है, पहले हमने ये डिस्कस किया था। तो मोमेंट मींस मास। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास में कोई भी एक बॉडी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, ये उसका सेंटर ऑफ मास है, तो उसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके पास है, m1 m2 m3 और m4, इसका पोजीशन वेक्टर
मास मोमेंट मतलब m इंटू आर। क्लियर है? ये हुआ हमारा m इंटू, यानी सबका m1r, ये एक पार्टिकल का m1r, दैट्स योर मास। तो अभी ये बॉडी कोई हमारे पास में पार्टिकल था, ये बॉडी स्टेशनरी थी, तो इस m1 m2 m3 mn का सबका इफेक्ट लग रहा है सेंटर ऑफ मास। लेकिन अब क्या हो रहा है, ये बॉडी हमारी हो सकता है रोटेशनल मोशन में आए या मोशन की टेंडेंसी रखती है, ठीक है। तो ये जब ये जो मास है या ये मास अगर आपके मूव कर रहे हैं तो इनका एक इफेक्ट हो रहा है इसमें, जिसकी वजह से सेंटर ऑफ मास में पोजीशन में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। अगर ये m1 है, ये इसमें कुछ इफेक्ट कर रहा है, m2 है, ये इस पे कुछ इफेक्ट कर रहा है, m3 है, ये इस पे कुछ इफेक्ट कर रहा है, mn है, इस पे इफेक्ट कर रहा है, तो इन सब इफेक्ट की वजह से सेंटर ऑफ मास पे भी कुछ चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। वो जो चेंजेस आ रहे हैं उन्हीं चेंजेस को अपोज करता है इनर्शिया, क्योंकि इनर्शिया कहता है अगर जो भी बॉडी है मेरे पास में, ठीक है, तो वो बॉडी उस बॉडी की वजह से उसमें जो चेंजेस जो भी चेंजेस होंगे उस बॉडी की में जो भी चेंजेस हो रहे हैं हमारे, उसको अपोज करता है, उसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इनर्शिया। इसका एक बहुत छोटा सा एग्जांपल, जैसे हमारे पास में, ठीक है, अब हमारी बॉडी है एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल, हमारी बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स हैं, 1 मास 2 मास 3 मास, ठीक है, 4 मास 5 मास, बहुत सारे मास। लेकिन अभी हमारा जो नॉर्मल हमारे पास में होता है वो सेंटर ऑफ मास होता है हमारे पास में ये पॉइंट, दिस पॉइंट इज सेड टू बी आर सेंटर ऑफ मास, जैसे इस सिस्टम के लिए सेंटर ऑफ मास। तो ऐसे हमारा ह्यूमन बॉडी के लिए जो हमारा मिड पॉइंट होता है ये हमारा सेंटर ऑफ मास होता है। लेकिन अभी हमारे पास में हमारी बॉडी का कोई भी एक मास कोई भी एक्टिविटी करने लगे, ठीक है, या कुछ भी उसमें चेंजेस होने लगे, जैसे हमारा हाथ, मान लो हाथ फ्रैक्चर हो गया या हाथ स्वेलिंग करेगा, या हाथ हमने इस हाथ से सपोज फॉर एग्जांपल, या फिर हमने कोई वेट उठाया है इस हाथ को, तो उससे क्या होगा, उससे हमारी बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है, आपने ऑब्जर्व किया होगा, तो हमारी जो बॉडी का जितना भी हमारा इफेक्ट होता है तो उससे इफेक्ट पे वो हमारे सेंटर ऑफ मास पे भी इफेक्ट जाता है। वही सेंटर ऑफ मास पे जो इफेक्ट गया, सेंटर ऑफ मास तो ये है हमारे पास में, तो वो अपनी पोजीशन को चेंज करने की टेंडेंसी रखता है। अब उसमें जो चेंजेस हो रहे हैं, यानी सेंटर ऑफ मास में जो चेंजेस हुए उसको क्या करेगा, वो उसको अपोज करेगा, किसकी वजह से, ड्यू टू इनर्शिया, क्योंकि इनर्शिया ही ऐसी प्रॉपर्टी है जो ये कहती है कि चेंजेस नहीं होने चाहिए। तो सिंपल भाषा में मैं अगर कहूँ आपसे कि व्हाट इज योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन सिंपल लैंग्वेज इट इज नथिंग, इट इज अ मोमेंट ऑफ मास of particles in a system, क्लियर। मूवमेंट ऑफ मास मूवमेंट, यानी कोई भी हमारे पास में जो पार्टिकल्स है सिस्टम में m1 m2 m3, मान लीजिए m1 पार्टिकल है, इस सेंटर ऑफ मास पे ये इफेक्ट लगा रहा है m1 into r, ये इफेक्ट लगा रहा है, इसको हम इसका मास मूवमेंट कहते हैं। तो ये सेंटर ऑफ मास भी इस इफेक्ट को अपोज करेगा, ठीक है, ये जो भी इस पे इफेक्ट लग रहा है ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया उसको अपोज करेगा और एक इफेक्ट सेम मास पे, उसी मास पे उतना ही इफेक्ट वापस लगाएगा। तो ये जो हमारे पास में इफेक्ट था m1 into r1, तो इनटू में फिर से इफेक्ट लगा देगा ये, यानी r1, तो ये कराएगा आपका मोमेंट ऑफ The moment of mass moment is said to be my moment of inertia. So moment होता है मेरे पास में mass moment m into r, और उसका एक बार वो moment ले लेते हैं हम, तो हमारा हो जाता है, so this is equal to m into r square. This is said to be my moment of inertia of any mass, ठीक है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, आपने जैसे मैंने आपको ह्यूमन बॉडी का बताया, इसके अलावा और भी जितने एग्जांपल्स होते हैं, आप फैन का एग्जांपल ले लीजिएगा, पंखे का, ठीक है। तो पंखा देखिएगा एक मास है जो रोटेट कर रहा है जिसकी रेडिएशन और किसी भी पोजीशन पे, तो अब ये हमारे पास में एक किसी भी रॉड से लटका हुआ है, तो जिस पॉइंट पे ये लटका हुआ है, ठीक है, वो एक तरह से हमारा सेंटर हो गया यहाँ पर,
उस पर ये इफेक्ट डालेगा, ठीक है। जितना ये इफेक्ट डालेगा वो सेंटर ऑफ मास उतना ही इफेक्ट रिवर्स कर देगा, यानी वापस कर देगा, ठीक है, रोटेट। किसकी वजह से वापस करता है इफेक्ट, किसकी वजह से वापस होता है, ड्यू टू इनर्शिया। क्योंकि इनर्शिया हमारे पास में एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो इंटरनल प्रॉपर्टी होती है बॉडी की, जो ये कहती है कि किसी भी बॉडी पे चेंजेस का हर बॉडी अपोज करती है। अगर हम किसी भी बॉडी पे कोई चेंजेस करने की कोशिश करेंगे तो वो अपने चेंजेस होने का अपोज करेगी, ठीक है। तो सिमिलरली हम यहाँ पर रोटेशनल इफेक्ट में, अभी तक हमने जब लीनियर इफेक्ट पढ़ा था तो वहाँ पर डायरेक्ट चेंजेस होते थे, हम फोर्स लगा देते उतना ही फोर्स को वापस लगा देती थी। लेकिन यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर रोटेशनल इफेक्ट की बात कर रहे हैं, यानी इफेक्ट। तो अगर कोई मास है, मास मूवमेंट का हमारे पास में m/r, यानी कोई मास है मेरे पास में, ये m मास है, इस पॉइंट पे ये एक इफेक्ट लगाएगा, कितना, m/r का, तो उतना ही इफेक्ट ये वापस इसको लगा देगी। तो इसने m/r लगाया था, तो m/r का जब इस पे इफेक्ट लगेगा तो फिर से एक और इफेक्ट आ जाएगा, यानी एक और रेडियस लगेगी, तो ये हो जाएगा आपका m/r, वही आपका क्या आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। सो I = mr²। अगर हमारे पास में n नंबर ऑफ पार्टिकल्स सिस्टम में, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके पास में 1 2 3 4 जस्ट लाइक दैट है, then I = the total moment of inertia will be equal to I1 plus I2 plus I3 ऑर्डर, ठीक है। जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो आपका सबका सम होगा। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है जस्ट लाइक योर, आप ये भी कह सकते हैं, चलिए बताएगा, सो दिस इज योर m1 r1² plus m2 r2² plus m3 r3² plus mn r, या फिर हम मैथमेटिक्स की फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा I = 1 to n mi ri का, ठीक है। तो ये सिंपल हमारे पास में फॉर्मूला होता है। अब हम आपको बता दें, देखिए जो काम हमारे पास में लीनियर मोशन के केस में मास करता था, जो काम हमारे पास लीनियर मोशन में मास करता था, वही काम एंगुलर मोशन में आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास में हर बॉडी का अपना अपना होता है। कुछ स्टैंडर्ड बॉडी है हमारे पास में जिनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें ऑलरेडी हमेशा याद होता है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हर बॉडी का अपना अपना होता है, और जब भी हम लेते हैं जो स्टैंडर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया होते हैं हमारे पास में, वो होते हैं हमारे पास में स्टैंडर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में कोई ये सर्कुलर लूप है या रिंग है, ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यानी इसके अबाउट रोटेट कर रही है, ठीक है। या ये है हमारे पास में आयरन की बार है, मान लो इसके अबाउट रोटेट कर रही है, सो दिस इज योर एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसके अबाउट रोटेट कर रही है, ठीक है। यह पंखा है हमारे पास में, ये जो रोटर है ये अपनी सेंट्रल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो ये हमारे पास है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो हम जब भी लेते हैं जो स्टैंडर्ड वैल्यू है हमारे पास में I की किसी भी बॉडी के लिए, वो हमेशा आपको कंसीडर करनी है कहाँ से, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये हमारे पास में कोई सर्कुलर रिंग का केस है, ये आपके नोट्स में भी मेंशन है सभी केसेस, तो सब केस आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। सब केस हमें नहीं पढ़ने हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ जो पढ़ना है वो पढ़ना है एक्सिस ऑफ रोटेशन वाला, ठीक है। तो जैसे आपके पास में ये नोट्स में गिवन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम स्टैंडर्ड बॉडीज, जैसे फर्स्ट है आपका रिंग, सर्कुलर रिंग जो मैंने आपको बताया, तो सर्कुलर रिंग है तो हमें यहाँ पर पढ़ना है एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है हमारे पास में यहाँ पर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो उसके सेंटर से पास हो रही है एट परपेंडिकुलर, ठीक है। सो दिस I will be equal to mr², दिस इज माय स्टैंडर्ड वैल्यू, ठीक है। ऐसे सर्कुलर रिंग के और अलग अलग केसेस हैं वो हम अभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। सिमिलरली सर्कुलर डिस्क, अगर मान लीजिए सर्कुलर रिंग का फर्स्ट सर्कुलर रिंग, सेकंड है हमारे पास सर्कुलर डिस्क। सर्कुलर डिस्क कहती है, डिस्क मतलब डिस्क आपको पता है, डिस्क एक तरह से रिंग होता है वो सॉलिड, उसका सॉलिड पार्ट होता है, जैसे हमारे पास में CD या DVD, ठीक है, दैट इज एक्चुअली योर डिस्क, उसमें भी थिकनेस आपकी, इसमें भी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट निकालेंगे, तो I will be equal to
आई विल बी इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पर जो डिस्क होती है, डिस्क का होता है हाफ एम आर स्क्वायर अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, रिंग का होता है आपका एम आर स्क्वायर। सो नाउ तो सर्कुलर रिंग, सर्कुलर डिस्क, सर्कुलर रिंग का एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट होता है एम आर स्क्वायर, सर्कुलर डिस्क का होता है एम आर स्क्वायर बाई 2। ये आपको याद रखना, ठीक है, या तो ये याद रखें या फिर हमें मेंशन हो, ठीक है। जनरली ये अभी हमारे लिए डायरेक्शन नहीं है, ठीक है, फर्दर आपकी आगे की क्लासेस में इनके डायरेक्शंस भी हैं, लेकिन अभी के लिए हमारे पास इनके डायरेक्शन भी है, ना कि हमें अभी पढ़ना, ठीक है। ये कैसे आया एम आर स्क्वायर, ये एम आर स्क्वायर बाई 2 कैसे आया, अभी हमें इन चीज़ों पे नहीं है। तो सर्कुलर रिंग में आपका एम आर स्क्वायर का है, सर्कुलर डिस्क पे आपका एम आर स्क्वायर बाई 2। ऐसी होलो सिलेंडर, अगर होलो सिलेंडर होगा कोई हमारे पास में, होलो सिलेंडर और किसके अबाउट, हमेशा याद रखोगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसी न किसी एक्सिस के अबाउट होता है। हमेशा हम जो ले रहे हैं वो एक्सिस ऑफ रोटेशन ले रहे हैं, जो सेंटर से पास होती है, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होती है। इसके अलावा कोई भी एक्सिस हो सकती है इमेजिनरी। आप कहो कि सर मुझे तो यहाँ नहीं लेना, मुझे कहीं और लेना है, तो वो आपकी मर्जी है, ठीक है, कहीं पे भी आप ले सकते हो। बट हमें जो कंसिडरेशन करना है, जो स्टैंडर्ड वैल्यू गिवन होती है किसी की भी, वो हमेशा आपकी सिर्फ और सिर्फ उस एक्सिस ऑफ रोटेशन की अबाउट होती है जो उसके सेंटर से पास हो, ठीक है। होलो सिलेंडर का आई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की आपका एम आर स्क्वायर, ये है हमारे पास में होलो, ठीक है, इस एक्सिस पे रोटेट करेंगे। नेक्स्ट आपके पास सॉलिड सिलेंडर, ठीक है। तो सॉलिड सिलेंडर का आपका हो जाता है आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। जैसे ये सिमिलर है, जैसे सर्कुलर रिंग होलो था एम आर स्क्वायर, और उसी का आपने होलो सॉरी वो ले लिया, सॉलिड ले लिया पार्ट, वो आपका हो गया एम आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो ये आपके उसमें गिवन भी है, मेंशन भी है। नेक्स्ट आपका स्फीयर, ठीक है। कोई भी स्फेरिकल स्फीयर है हमारे पास में, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दैट विल बी योर 2/5 mr, ठीक है। इसका होता है आपका 2/5 mr स्क्वायर अबाउट एनी रोटेशनल जो हमारे पास है, जो सॉलिड ये वाली जो होती है इसके ऊपर, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास में रोड, कोई भी एक रोड है जिसकी, ठीक है, रोड है हमारे पास में जिसकी एल लेंथ है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है रोड का, इसके भी एक्सिस, इस सेंट्रोइडल एक्सिस का वो ml स्क्वायर बाय, ठीक है। ये हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू है, यही आपको याद रखनी है। 6 केस, इसके अलावा कोई भी याद नहीं रखना। आपके टेबल में बहुत सारे केस गिवन है, लेकिन आपको याद सिर्फ यही रखना है। सर्कुलर रिंग, जैसे आपका आप कहते हैं कड़ा आप पहनते हो, कड़ा आपका एक सर्कुलर रिंग का एक एग्जाम्पल होता है, ठीक है। मैं आपको आप कह सकते हैं दिस इज सेड टू बी अ सर्कुलर रिंग है, ठीक है। सर्कुलर डिस्क जो होती है आपके पास में, ठीक है, सर्कुलर डिस्क जो आप डीवीडी या सीडी ड्राइव होती है वो सब सर्कुलर डिस्क होती है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाई 2 होता है, ठीक है। होलो सिलेंडर, जो घर में आपके सिलेंडर्स होते हैं, ठीक है, कुकिंग के लिए यूज होते हैं, वो सब होलो से उसका mr स्क्वायर, सॉलिड सिलेंडर mr स्क्वायर बाई 2, सॉलिड स्फीयर 2/5 mr स्क्वायर, और रोड आपका जो रोड होती है हमारे पास में, जो भी हम रोड यूज कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये भी एक रोड है हमारे पास में चौक, ठीक है, तो इसका ml स्क्वायर बाई 2। ये सब स्टैंडर्ड वैल्यू है हमारे पास में, स्टैंडर्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टर्म सेक्टर और एक टर्म हमने ले ली है जिसको हम कहते हैं बेटा रेडियस ऑफ जाइरेशन, जी, रेडियस ऑफ जाइरेशन। एक हमारे पास नई टर्म हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। रेडियस ऑफ जाइरेशन हमने क्यों पढ़ा, आप सिंपली लिखिएगा। यहाँ पर हमने जब भी कोई, जैसे होलो सिलेंडर है mr स्क्वायर,
I इज इक्वल टू ये mr²/2। r जो है यहाँ पर हमारे पास वो रेडियस है किसकी, जो भी हमारे पास बॉडी है, जैसे सिलेंडर है तो सिलेंडर की बेस की, ये स्फीयर है तो स्फीयर की रेडियस। ठीक है, अब यहाँ पर इसीलिए हम एक नया पैरामीटर पढ़ लेते हैं जिसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ जाइरेशन। सो रेडियस ऑफ जाइरेशन इज नथिंग, जिस पॉइंट पे हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्ट करता है, ठीक है, उसकी डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस ऑफ जाइरेशन। एक होती है रेडियस, वो स्टैंडर्ड होती है। जैसे मैंने आपको बताया इस केस में फॉर एग्जांपल ये एक हमारे पास में होल सिलेंडर है, यहाँ पर ये इसकी रेडियस है, ये कोई भी सिलेंडर का रोटेट कर घूम रहा है, जैसे ये सिलेंडर होती है ये रोटेट कर रही है अपनी एक्सिस पर, ठीक है, तो इसकी जो एक्सिस है ये एक्सिस है जिससे अब ये रोटेट, इस एक्सिस ये रोटेट कर रहा है, ये पार्टिकल है जो रोटेट कर रहा है, यानी यहाँ पर मास कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है इसकी, r है, रेडियस है, तो रेडियस ऑफ जाइरेशन यहाँ पर कितनी होगी आपकी, r की। लेकिन ऐसा हर केस में जरूरी है, यही चीज में मान लो यही सॉलिड सिलेंडर आपका इस एक्सिस क्या रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा होता है इस तरीके से, ये हमने एक्सिस कंसीडर कर ली इस बार। तो इस बार ये पार्टिकल है, इसकी इससे डिस्टेंस कुछ डिफरेंट अलग है, तो रेडियस ऑफ जाइरेशन हमने एक नई टर्म कर दी है, ठीक है, तो नथिंग, तो हमने I इक्वल टू फॉर्मूला लिखा था, दैट्स योर, सो I इक्वल टू स्टैंडर्ड बेस में हम लिखते हैं I इक्वल टू n केस, ठीक है, फॉर a system of particle this moment of inertia is equal to n k square, where m is equal to total mass। अगर हमारे पास में n नंबर ऑफ पार्टिकल है तो उनका सबका टोटल मास, और k है आपकी रेडियस ऑफ जाइरेशन। रेडियस ऑफ जाइरेशन मतलब नेट इफेक्ट, जैसे ये m1 है, इसकी पोजीशन r1 है, ये m2 है, इसकी पोजीशन r2 है, ये m3 है, इसकी पोजीशन आपकी r3, तो ये सब अपना अपना इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगेगा, ठीक है, इसकी वजह से m1 r1 स्क्वायर लगेगा, फिर m2 r2 स्क्वायर लगेगा, और m3 r3 स्क्वायर, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा, ये मेरा टोटल मोमेंट। लेकिन इस पॉइंट पे कंसंट्रेटेड कराएंगे ये सारे, वो जो डिस्टेंस अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमने एक स्टैंडर्ड वैल्यू ले ली जिसका नाम हमने k रख दिया, तो जस्ट फॉर योर नोटेशन है, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि देखिए रेडियस r जो होती है रेडियस को डिफाइन करती है, ठीक है, जो k होती है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की पोजीशन होती है, ठीक है, दोनों में कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि r से, अब जैसे मैंने आपको बताया था सिंपल, अब देखिएगा यहाँ पर इस केस में फॉलो इस सिलेंडर केस में I इक्वल टू एम आर, I इक्वल टू एम के स्क्वायर कर दें, विच इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, एम का इंटीग्रेशन हो गया, यहाँ पर के रेडियस ऑफ जाइरेशन कितनी है, देखिए इसको जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था, इस केस में r के इक्वल, लेकिन यही केस अगर सॉलिड सिलेंडर होता, वहां पर है आपका एम आर स्क्वायर बाय 2, इस बार r आपके रेडियस है, मैं इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को एम आर स्क्वायर नहीं लिख सकता क्योंकि r यहाँ पर, तो इसलिए मैं इसे लिखता हूँ m के स्क्वायर, तो दिस इज माय एम आर स्क्वायर बाय 2, m विल बी कैंसिल आउट, सो दिस k विल बी इक्वल टू r। तो ऐसे निकालते हैं रेडियस ऑफ जाइरेशन, पहले कुछ नहीं करना, पहले हमें सिंपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, ऐसी बॉडी का हम बात कर रहे हैं, ठीक है, उसी बॉडी का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे, और उसे m के स्क्वायर के जो I आया, I की वैल्यू m के स्क्वायर रख देंगे, और k की वैल्यू आपकी जो भी आएगी हम कैसे लेंगे वो आपकी रेडियस ऑफ जाइरेशन। ये आपकी जो टेबल है उसमें आपको ये गिवन नहीं है रेडियस ऑफ जाइरेशन, तो डिफरेंट डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो गिवन है उसमें आप I इक्वल टू m के स्क्वायर रख के k की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। आज की क्लास में यही करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है ये काम रिवाइज करते हैं, छोटा सा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंफ्यूजन रहता है, ठीक है, इसलिए दोबारा से मोमेंट ऑफ इनर्शिया
एक है पैरेलल एक्सिस थ्योरम और दूसरी है परपेंडिकुलर एक्सिस। ठीक है, जब ये दोनों थ्योरम हम डिस्कस करेंगे तब हमारे पास में और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी कैसे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपके होगा। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, और साथ में हम डिस्कस करेंगे रोलिंग, विच इज ओनली वन टॉपिक है इसमें छोटा सा रोलिंग मोशन का, वो हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीटली समाप्त हो जाएगा। सो हेलो स्टूडेंट, देखिए बेटा हम आगे कंटिन्यू करते हैं जो हमने छोड़ा था। जैसे मैं आपको फिर से एक बार जस्ट क्विक पॉइंट्स बता रहा हूँ। हमने पढ़ा जो टॉपिक था हमारा, दैट वाज योर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। व्हाट वाज योर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया? इन शॉर्ट अगर हम कहें, मूवमेंट ऑफ मास मूवमेंट। द मूवमेंट ऑफ मास मूवमेंट इज सेड टू बी माई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, लेकिन ये जो आर होता है यहाँ पर, यह आपका के इक्वल होता है, एंड के इज सेड टू बी योर रेडियस ऑफ जाइरेशन। ठीक है, सो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। अगर कोई हमारे पास में एक सिस्टम है जिसमें एन नंबर ऑफ मासेज हैं, M1 M2 M3 M डॉट डॉट, सेंटर ऑफ मास जो हमारा सेंटर से जो पोजीशन है इनकी R1 R2 R3 टू Rn है, तो हमारे पास में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I, इट विल बी इक्वल टू M1 R1 स्क्वायर प्लस 2 R2 स्क्वायर M3 R3 स्क्वायर अप टू डॉट डॉट Mn Rn स्क्वायर। यानी ये जस्ट लाइक ये मास की तरह बिहेव करता है। आगे बताऊंगा अभी मैं आपको, ये जो कंजर्व रहता है। ठीक है, अगर n पार्टिकल्स हैं तो सबका ऐड हो जाएगा आपके पास। ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो मैंने आपको बताया। फर्स्ट, सर्कुलर रिंग। सर्कुलर रिंग का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हम याद रखेंगे अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इट्स योर mr स्क्वायर। दूसरा हमारे पास में सर्कुलर डिस्क, इसका मोमेंट ऑफ, इसका भी अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, दैट्स योर mr स्क्वायर बाई 2। ठीक है, नेक्स्ट होलो सिलेंडर, इसका I mr स्क्वायर। सॉलिड सिलेंडर, mr स्क्वायर बाई 2। कोई रोड है हमारे पास में, थिन रोड, जिसकी L लेंथ है, ml स्क्वायर बाई 12। ठीक है, और स्फेयर, सॉलिड स्फेयर 2/5 mr स्क्वायर। ये सभी हमारे पास में एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए होते हैं, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड होते हैं। कोई जो भी हम स्टैंडर्ड लेते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, जैसे एक्सिस ऑफ रोटेशन मैंने आपको बताया भी था, और मैं आपको एक बार एक्सप्लेन, जैसे ये सर्कुलर रिंग है, दिस इज सेड टू बी माई सर्कुलर रिंग। इसकी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी वो मेरी ये होगी, ये जो रिंग होगी मेरी इस तरीके से रोटेट करेगी, तो ये जो ये है मेरी, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक है, सो इसके अबाउट हमारे पास में ये स्टैंडर्ड। ऐसी कोई सिलेंडर हो सकता है, स्फेयर हो सकता है, डिस्क हो सकती है, यानी दिस जो सेंटर से पास होगा, जो सेंट्रोइड से पास होगी एक्सिस, वो होती है हमारे पास में सेंटर ऑफ, यहाँ पर हम जो एज्यूम करें सेंटर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर इसके अलावा कोई दूसरी एक्सिस है रोटेशन आपकी, जिसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है, तो उसको हम निकालते हैं, जिसके हमारे पास में दो मेथड होते हैं। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हमारे पास में दो मेथड होते हैं। एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम, दूसरा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, दो थ्योरम है हमारे पास में,
काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, बट अभी के लिए सिलेबस से रिमूव हो गई हैं। ठीक है, तो अपने आप स्कूल के पैटर्न के हिसाब से देख लेना, अगर आपके टीचर ने कराया होगा तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है हमारे पास में? पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहती है इट स्टेट्स दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया about any axis which is parallel to the given axis is equal to the addition of moment of inertia about that axis and product of mass and square of distance between both axes। ठीक है, तो जितना हमने बड़ा लिखा है उसको ज़रा समझ लें। ये कहता है कि मान लीजिएगा हमारे पास में कोई भी एक किसी भी ऑब्जेक्ट की एक एक्सिस पे हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। ठीक है, जैसे मान लो सर्कुलर रिंग ही मान लेते हैं। सर्कुलर रिंग में ये एक एक्सिस है हमारे पास में जो इसके डायमीटर से हो रही है, डायमीटर। ठीक है, इसके अबाउट हमें अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मान लो पता है, इसका हमें पता है, हमें इसके अबाउट निकालना है। ये कौन सी है? ये टेंजेंट है। इस टेंजेंशियल एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो ये दोनों एक्सिस क्या हमारे पास में पैरेलल हैं, ये हमें पता है, इसके अबाउट हमें निकालना है। तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा डेट विल बी इक्वल टू द आई नोट जो हमें पता है प्लस एम मास, इसका जो भी बॉडी हमारे पास में मास इनटू में स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर की। सो आई विल बी इक्वल टू आई नोट प्लस एम आर स्क्वायर। इस तरीके से हमारे पास में हम किसी भी पैरेलल एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी गिवन एक्सिस से। अगर कोई गिवन एक्सिस है हमारे पास तो उससे कोई भी पैरेलल एक्सिस होगी तो हमारे पास हम उसे निकाल सकते हैं। इसका एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिएगा ये हमारे पास रोड है, एक रोड है, ये थिन रोड, इसकी लेंथ होगी कोई भी एल। ठीक है, अब हमें इसका इस एक्सिस के अबाउट, ये जो इस पर सेंट्रोइडल एक्सिस है जो इसके सेंटर से पास होती है, इस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका पता है। कितना होता है भाई? ml²/12। हमने कहा आप मुझे इस एक्सिस के अबाउट बताइए। ये कौन सी एक्सिस है? ये एक ऐसी एक्सिस है जो इसके एंड से पास हो रही है। ये तो मुझे पता है, इसके अबाउट मुझे पता है कितना है, ml²/12, क्योंकि ये सर्कुलर रोड है, उसका सेंटर बीच में होता है और इस सेंटर से जो पॉइंट आपकी एक्सिस पास हो रही है वो आपकी सेंट्रोइडल एक्सिस होगी। सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट स्टैंडर्ड वैल्यू हमें पता है सर्कुलर रोड की ml²/12, लेकिन मुझे इसके अबाउट चाहिए। ये दोनों एक्सिस कैसी हैं एक दूसरे के? पैरेलल। ठीक है, क्या है? पैरेलल। तो ऐसी जगह पे हम यूज करते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। राइट। तो इसका एक एग्जांपल यही ले लेते हैं। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द टेंजेंट at any end of
ए रॉड, थिन रॉड। ठीक है, जो मैंने आपको, ये हमारे पास में कोई रोड है, तो अभी जस्ट एग्जांपल दिया, ये इसका ये जो है ये इसकी सेंट्रोइडल एक्सिस है। इस सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है, सेंट्रोइडल पे आई नोट विच इज़ योर ml²/12 होता है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। इस एक्सिस, इसके एंड से जो हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है, किसी भी एंड से, बाय अदर दिस एंड और दिस एंड, यहाँ पर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए कितना होगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, अगर ये L लेंथ है आपकी रोड की, तो ये हो गई हमारे पास में L/2, क्योंकि सेंटर पे होता है आपका, आपको इस पे मूवमेंट। सो नाउ बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम से हमारे पास में ये इजी हो जाएगा। सो बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से हमारे पास, हम कैसे निकालेंगे, देखिएगा, दिस आई will be equal to the this I नोट प्लस इस रोड का जो मास है वो आपका m है, इनटू में दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। कितना हो गया, I नोट प्लस m, डिस्टेंस है हमारे पास में L/2 का होल स्क्वायर। I नोट है ml²/12 प्लस ये आ गया मेरे पास ml²/4, 12 is your LCM, ml² plus 3 ml², that's your 4 ml²/12. So how much the moment of inertia about the tangent, ml²/3। इस तरीके से हम यूज़ करते हैं, यही एप्लीकेशन है आपकी पैरेलल एक्सिस थ्योरम। यानी हमारे पास में जब भी वैल्यू गिवन होती हैं, जो मैंने आपको 6 वैल्यू याद करने के लिए बताई, लेकिन आप टेबल देखेंगे तो टेबल में अगर हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ रिंग की, तो रिंग के भी काफ़ी सारे केसेस हैं, ऐसी सिलेंडर के काफ़ी सारे केसेस हैं अलग अलग एक्सिस पे। तो लेकिन जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है वो हमारे पास सिर्फ एक ही होती है, जो सेंट्रोइडल एक्सिस से होती है, और जो बाकी केसेस हमने निकाले हैं वो सब हमने इन्हीं थ्योरम से निकाले हैं, यानी पैरेलल एक्सिस या परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से, राइट। अगर इसी केस में मैं आपसे रेडियस ऑफ जायरेशन भी पूछ लेता, क्योंकि जब क्वेश्चन आप करेंगे तो क्वेश्चन में इसी तरीके से हुआ। तो रेडियस ऑफ जायरेशन मैंने आपको बताया कुछ नहीं, जो भी आपके पास आई आया उसको m² पुट कर दीजिएगा, विच इज़ इक्वल टू ml²/3, m कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, k इज इक्वल टू आ जाएगा अब आपके पास L/√3। दिस इज़ माई रेडियस ऑफ जायरेशन इन दिस केस। तो हर केस में आपके पास रेडियस ऑफ जायरेशन होती है। क्लियर है? नाउ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, नाम से पता चल रहा है ये परपेंडिकुलर एक्सिस के लिए होगी, ठीक है। तो बिल्कुल ये थ्योरम क्या कहती है, दिस थ्योरम states that the moment of inertia about any axis which is perpendicular to other two axes is equal to the sum of moment of inertia of both perpendicular axes। ठीक है, यही कहता है। इसको एलिब्रेट कर देते हैं। मान लीजिए आपके पास में एक कोई भी बॉडी है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है हमें, आई एक्स है,
वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है आई वाई है, आपको आई जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहती है कि किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, जो दो एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बोथ परपेंडिकुलर एक्सिस। यानी जेड एक्सिस के अबाउट हमें निकालना है, तो जेड एक्सिस एक्स और वाई दोनों के परपेंडिकुलर है, तो आई जेड विल बी इक्वल टू द आई एक्स प्लस आई वाई, इन दोनों के सम के इक्वल होगा। ठीक है, अब ज़रा ध्यान देंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम में हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टैंडर्ड, यानी एक ही स्टैंडर्ड, आपको एक ही एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन परपेंडिकुलर एक्सिस में हमारे पास में दो एक्सिस होनी चाहिए, और वो दोनों जिस एक्सिस पे हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है उसके परपेंडिकुलर होने चाहिए। जैसे जेड है, एक्स और वाई जेड के परपेंडिकुलर है। ठीक है, नाउ अनदर एक चीज़ और, एक्स और वाई आपस में परपेंडिकुलर हैं या नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस एक्सिस के अबाउट हमें निकालना है उस एक्सिस पे ये दोनों परपेंडिकुलर होनी चाहिए। वो आपस में परपेंडिकुलर हैं या नहीं है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब भी हमें किसी भी एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है, जो कि दो गिवन एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो वो उनके डायरेक्टली सम के इक्वल हो जाएगा। राइट, वो दोनों एक्सिस उस गिवन एक्सिस, सॉरी, वो दोनों एक्सिस जिसके अबाउट जो हमें गिवन है वो आपकी थर्ड एक्सिस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। वो आपस में परपेंडिकुलर हैं या नहीं है इट डजेंट मैटर। इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे पास एक सर्कुलर रिंग है, ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है क्योंकि ये इसका सेंट्रोइडल पॉइंट है, ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ये जब रोटेट करेगा तो इस तरीके से रोटेट करेगा जैसे हमारा पंखा रोटेट करता है, सेम उसी कैटेगरी में। आपको डायमीटर के अबाउट निकालना है। अब डायमीटर क्या होगा, ये इसका परपेंडिकुलर होगा डायमीटर भाई, लेकिन तो डायमीटर के अबाउट अगर मुझे निकालना है तो हम निकाल सकते हैं, या डायमीटर के अबाउट गिवन है इस पे निकालना है तो निकाल सकते हैं। लेकिन ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हमें चाहिए दो, हमें दो चाहिए जो इसके परपेंडिकुलर हो। एक तो डायमीटर हो गया, दूसरा हम ऐसे टेंजेंट ले सकते हैं, वो भी आपस में परपेंडिकुलर है, हम ऐसे ले सकते हैं। ये भी तो ये भी देखो इस एक्सिस के अबाउट ये भी परपेंडिकुलर है, इस एक्सिस के अबाउट ये भी परपेंडिकुलर है। लेकिन ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर तो नहीं है, ये दोनों आपस में तो पैरेलल है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली एक एक्सिस ये है जो एक ये परपेंडिकुलर है, दूसरा तरीका, मैंने दो डायमीटर ले लिए। अब मान लो ये दोनों ये एक डायमीटर तो कितने भी हो सकते हैं ना। देखिए मान लीजिए हमारे पास में ये सर्कुलर, ये एक डायमीटर है, ये एक डायमीटर है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं नहीं है, मैं कह रहा हूँ ठीक है नहीं है, हम किसी भी एक आर्बिट्रेरी एंगल पे ले लिया। लेकिन ये एक्सिस इसके परपेंडिकुलर है, यस, ये एक्सिस इसके परपेंडिकुलर है, हाँ परपेंडिकुलर है। क्या ये एक्सिस इसके परपेंडिकुलर है, हाँ है। तो मीन्स जिस एक्सिस के अबाउट हमें निकालना है, कैलकुलेट करना है, वो जो दो गिवन एक्सिस है हमारे पास में उनके परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं या नहीं है डजंट मैटर। ठीक है, तो यही क्वेश्चन हम कर लेते हैं अभी जो मैंने आपको बताया। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर of a circular ring। सर्कुलर रिंग के डायमीटर के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। राइट, कितना आएगा भाई, ये हमारे पास में देखिएगा सर्कुलर रिंग है जो अभी जस्ट हमने करा था,
इसके अबाउट ये जो एक्सेस होती है हमारे पास में, ये हमारे लिए एक तरह से गिवन एक्सेस होती है, या हम ऐसे दिखा देंगे। आई नोट होता है जिसकी वैल्यू mr² होती है। हमें निकालना डायमीटर। अब डायमीटर हमारे पास में, डायमीटर इसके परपेंडिकुलर होगा, लेकिन परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम कहती है कि मुझे चाहिए 2 एक्सेस। तो हमने यहाँ पर 2 डायमीटर कंसिडर कर लिए, एक ये ID, ये दूसरा ID। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर मोमेंट, ये दोनों डायमीटर इसके परपेंडिकुलर है, यानी आप ये कह सकते हैं ये जो हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये डायमीटर के परपेंडिकुलर है इन दोनों के। तो हम ये कह सकते हैं दिस आई नोट विल बी इक्वल टू द ID प्लस ID एज पर योर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। सो दिस इज योर 2ID इज इक्वल टू mr²। हाउ मच द ID? इट विल बी इक्वल टू mr²/2। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर, ठीक है, ऑफ ए सर्कुलर रिंग विल बी इक्वल टू mr²/2। मान लीजिएगा ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन लिया है, ठीक है। अगला इसी में कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट ऑफ ए सर्कुलर रिंग। आपको टेंजेंट के अबाउट निकालना है। टेंजेंट ये सर्कुलर रिंग है, ये होती है टेंजेंट, इसके अबाउट निकालना है। कैसे निकालोगे? हमारे लिए सर्कुलर रिंग में जो गिवन होता है वो तो ये गिवन होता है, ठीक है। ये हमारे पास परपेंडिकुलर है और ये और ये दोनों एक्सेस परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर के लिए तो हमें 2 चाहिए, और दोनों कैसे निकले? ये तो हमारे पास एक ही है, ठीक है। तो हमेशा जब भी आपसे टेंजेंट की अबाउट पूछेगा, चाहे वो सर्कुलर रिंग या सर्कुलर डिस्क हो, हमेशा आप पहले डायमीटर निकालेंगे। बिना डायमीटर निकाले आप टेंजेंट नहीं निकाल सकते। डायमीटर निकालने के बाद में आपके पास 2 मेथड है, चाहे आप परपेंडिकुलर मेथड लगा लो या पैरेलल। अगर मैंने डायमीटर के अबाउट निकाल दिया, मान लो ये डायमीटर है मेरा, तो मैंने डायमीटर के अबाउट लगा दिया, तो ये जो था मेरे पास में एक्सिस ऑफ रोटेशन, इससे पहले मैंने डायमीटर निकाला, इससे मैंने डायमीटर निकाला, और ये डायमीटर और ये टेंजेंट दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दूंगा, राइट। तो अभी मैंने यही निकाला है, पहले डायमीटर के अबाउट निकाला है, विच इज़ योर mr²/2, ठीक है। सो हाउ मच द नाउ, अब यहाँ पर बाय, यहाँ पर लगाऊंगा मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम, क्योंकि हाउ मच द टेंजेंट, टेंजेंट आपका डायमीटर के पैरेलल है, तो ID इसके पैरेलल प्लस मास इनटू में दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। और डिस्टेंस कितनी होगी आपके पास में? ये जो सर्कुलर रिंग है ये डायमीटर है आपका, ये टेंजेंट है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है D, इट बिकम्स योर R। तो हाउ मच द टेंजेंट के अबाउट कितना आ गया हमारा? IT, इट इज़ योर mr²/2, ये डायमीटर के अबाउट, प्लस M डिस्टेंस आ गई हमारी R। सो टेंजेंट के अबाउट आ गया हमारे पास में 3mr²/2। अगर इसी केस में हम रेडियस ऑफ जाइरेशन निकालें तो mk² इज इक्वल टू 3mr²/2। सो k² इज इक्वल टू 3r²/2, यानी k इज इक्वल टू √3/2r। ये रेडियस ऑफ जाइरेशन है। ऐसे करते हैं, आपकी एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है, तो ये सभी बच्चे कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट और डायमीटर, क्योंकि बिना डायमीटर के तो आप टेंजेंट निकाल ही नहीं पाओगे, ठीक है। डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर डिस्क, आपको डिस्क का करना है, रिंग का मैंने कर दिया, आपको डिस्क का करना है, क्योंकि डिस्क के केस में जो आई नोट होगा वो आपका mr²/2 होगा, ठीक है। बस अंतर ऐसे ही करेंगे, पहले आप सेम रहेगा, पहले आप आई नोट से डायमीटर का निकालोगे, इसी तरीके से वो आपका mr²/4 आ जाएगा 2 की जगह, फिर आप
पैरेलल एक्सिस थ्योरम से टेंजेंट निकालोगे, mr²/4 प्लस mr², जो भी आपका इस तरीके से आंसर आएगा। ठीक है, तो ये आप खुद एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ये टॉपिक है आपका पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है वो मैंने आपको बता दिया, उसकी थ्योरम क्या है वो हमने आपको डिस्कस कर लिया। अब छोटा सा एक और टॉपिक है आपका, जैसे आपने जो अब तक जो हमने पढ़ा है एंगुलर मोशन, जो हमने पढ़ा है उसमें जो हमने पैरामीटर पढ़े हैं वो हमने पढ़ा, देखिएगा, एक टॉर्क विच इज़ योर टो इज इक्वल टू फोर्स इंटू में डिस्टेंस एफ इंटू आर, वेक्टर फॉर्म में तो अक्रॉस हो जाएगा। एक था एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, एल विच इज़ योर लीनियर मोमेंटम इंटू में आर, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट कर दोगे तो आर क्रॉस भी हो जाएगा, दैट्स वो वेक्टर की फॉर्म में है। ठीक है, और एक और टर्म पढ़ी अब हमने इनर्शिया आई विच इज इक्वल टू mr²। ठीक है, तो ये हमने टर्म्स अभी नहीं पढ़ी। इसके अलावा आपको थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी और अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, ये तो हमें पता ही है। ठीक है, तो अब जो है देखिए टो हम और क्या पढ़ चुके हैं, टो और एल हमने पढ़ा था, इनमें आपस में रिलेशन भी पढ़ा था। जो रिलेशन आया था वो आया था टो इज इक्वल टू dl/dt, ये रिलेशन आया था हमारे पास में। जैसे टो और एल का रिलेशन था ऐसे ही अब हमने एक और पैरामीटर पढ़ लिया है आई, टो का आई के साथ रिलेशन और एल का आई के साथ रिलेशन हम पढ़ेंगे। राइट, छोटा सा टॉपिक है बहुत ही। सो नाउ फर्स्ट रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, MY, ये सिलेबस में है, पहले बता दूं ये सिलेबस में है जो अब हम पढ़ रहे हैं। सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये नहीं था, बट ये है। देखिए आपके पास में जो टॉर्क होता है वो होता है हमारे पास में F इंटू आर, मैक्सिमम वैल्यू लेके चल रहे हैं हम यहाँ पर, क्रॉस एफ आर साइन थीटा साइन 90 मैक्सिमम, तो F इंटू आर, एफ होता है आपके पास में MA, मास इंटू एक्सेलरेशन। राइट, तो MA इंटू आर, ए क्या है यहाँ पर, ए है आपका लीनियर एक्सेलरेशन और ए इज इक्वल टू होता है आपका आर अल्फा, ए इज इक्वल टू आर अल्फा होता है। आपने पढ़ा है लीनियर में और एंगुलर में जो रिलेशन होते हैं, ए इज इक्वल टू आर अल्फा, इसी तरीके से वी इज इक्वल टू आर ओमेगा आगे यूज करेंगे। तो ए इज इक्वल टू आर अल्फा, तो यहाँ पर हम रख देंगे एम इंटू में आर अल्फा इंटू आर, तो दिस आर इंटू आर आपका हो गया mr² और इंटू में ये अल्फा, mr² बन गया आपका आई। तो फाइनल फॉर्मूला हमारे पास में रिलेशन आ गया टो इज इक्वल टू आई अल्फा। राइट, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, टो इज इक्वल टू एफ आर, एफ इंटू आर, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एफ इज इक्वल टू एम ए, ये हो गया आपका इंटू आर। ए लीनियर एक्सेलरेशन है, अगर एंगुलर एक्सेलरेशन आपका अल्फा होगा तो एंगुलर की टर्म में, तो ए इज इक्वल टू आर अल्फा, हमने वैल्यू रख दी आर अल्फा इंटू में आर, आर इंटू आर, आर स्क्वायर हो गया, अल्फा आपका बच गया। सो टो इज इक्वल टू आई अल्फा, दिस इज द रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंटम। सो दिस टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू में एंगुलर acceleration. Right, now relation between angular momentum and moment of inertia, angular momentum और moment of inertia में relation। राइट, वो कितना होगा, देखिए हमें पता है L इज इक्वल टू होता है आपके पास में P इंटू आर,
पी क्रॉस आर, पी आर साइन फिर से मैक्सिमम वैल्यू ले रहे हैं हम, दैट्स योर पी इंटू आर, इट्स योर एंगुलर मोमेंटम होता है, ठीक है। पी की वैल्यू होती है आपकी एम इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी इंटू में आर। नाउ यू नो वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, फॉर्मूला हमारे पास में, तो एम आर ओमेगा इंटू में आर, आर इंटू आर, आर स्क्वायर हो गया इंटू ओमेगा, दैट्स योर एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा एल, इट्स योर आई, सो एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, राइट। सो हमारे पास जो रिलेशन आ गया एल में और आई में, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, टॉर्क में टो इज इक्वल टू आई अल्फा। ये दो इंपॉर्टेंट रिलेशन है हमारे पास में, ठीक है, जो अभी हमने ड्राइव की। सो ये यहाँ पर आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला टॉपिक पूरा समाप्त हुआ। इसके बाद एक टॉपिक और है हमारा आखिरी, जो रोलिंग मोशन ओवर सिलेंडर है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, राइट। थैंक यू।